तो शुरुआत होती है एक परमानेंट मैग्नेट से जो राउंड शेप में होती है, और शायद हम में से बहुत लोगों ने इसको बचपन में निकालने की कोशिश भी की थी स्पीकर से। इस मैग्नेट में नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं दोनों साइड में, जो हमारे किसी भी काम के नहीं है। तो इन दोनों पोल को एक साइड में लाने के लिए टॉप और बॉटम प्लेट सेट करते हैं। टॉप प्लेट एकदम फ्लैट शेप में होती है, लेकिन बॉटम प्लेट कुछ इस टाइप की होती है जिसको इस होल में से ऐसे सेट किया जाता है। और अब टॉप प्लेट नॉर्थ पोल का काम करेगी और बॉटम प्लेट यहीं पर अपना साउथ पोल रिप्रेजेंट करने लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, बॉटम प्लेट सिर्फ नीचे वाले सरफेस से ही टच रहती है और कहीं भी टच नहीं करती है। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप भी रखा जाता है। टॉप प्लेट पर बास्केट को सेट करते हैं। इसकी डिजाइन कुछ इस टाइप की होती है कि यह साउंड को फ्रंट साइड में पुश करने का काम करती है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसको ड्राइवर मोटर या वॉइस कॉइल बोल सकते हैं। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जिसमें एक सिंपल वायर को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कॉइल बनाकर, और यह भी सेम टू सेम परमानेंट मैग्नेट की तरह ही काम करती है। लेकिन कंडीशन यह है कि जब तक इसमें हम सप्लाई देंगे तभी तक यह मैग्नेट की तरह काम करेगी, उसके बाद में नॉर्मल वायर हो जाएगा। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम सप्लाई कुछ ज्यादा करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, और इसके उल्टा कम करने पर वीक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस वॉइस कॉइल को सेट किया जाता है परमानेंट मैग्नेट के इस गैप में, और यह कॉइल यहाँ पर फ्रीली अप डाउन कर सकती है। जब इस कॉइल को हम सप्लाई देंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और यह फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट करेगा। इसी टाइप से यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का फील्ड भी है। परमानेंट मैग्नेट का यह साउथ पोल और इस कॉइल का साउथ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे परमानेंट मैग्नेट इस कॉइल को च्युइंगम की तरह बाहर फेंक देगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। यदि हम चाहें तो हम इतनी ही सप्लाई देंगे कि कॉइल थोड़ी सी बाहर आएगी, और वापस सप्लाई को कम कर देंगे तो वापस अंदर चली जाएगी। इस तरीके से यह कॉइल इस गैप में अप डाउन करने लग जाएगी, जिसका अभी तक कोई भी मतलब नहीं है। तो फिर हम इस कॉइल पर सेट करते हैं स्पाइडर, और स्पाइडर पर सेट किया जाता है कोन, जिसको डायफ्राम भी बोलते हैं। यहाँ पर स्पाइडर का काम होता है वो इस कॉइल और कोन को परफेक्टली अलाइन करके रखना। कोन ऊपर से कुछ इस टाइप से ऊपर उठा रहता है, जिसको सराउंड बोलते हैं। यह बेसिकली एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, क्योंकि यह कोन को अप डाउन करवाने के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाता है। और यह लो हमारा स्पीकर बनकर रेडी। अब मैं आपको एक बार सबवूफर की डिजाइन बता देता हूँ, जो सिर्फ डीप बेस जनरेट करता है। एकदम डिट्टो स्पीकर के जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो डायफ्राम है इसकी थिकनेस ज्यादा होती है और थोड़ा हार्ड भी होता है। इसके चारों तरफ जो सराउंड होता है वह साइज में भी बड़ा होता है और डायफ्राम को ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड करवा सकता है। अब डायफ्राम की थिकनेस ज्यादा है और हार्ड है, तो सिंपल सी बात है, नीचे वॉइस कॉइल भी हमें भारी लगानी पड़ेगी ताकि वह डायफ्राम को मूव करवा सके। तो यहाँ पर भारी वॉइस कॉइल लगाई जाती है, जिसकी वजह से यह ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी तो हीट ज्यादा जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो फिर यहाँ पर छोटे विंडो दिए रहते हैं कूलिंग के लिए। अब वॉइस कॉइल भारी है तो हमें परमानेंट मैग्नेट भी हेवी लगानी पड़ेगी ताकि यह स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्रिएट कर सके। और यह लो हमारा बेस स्पीकर भी बनकर रेडी हो गया। जब हम स्पीकर को एम्पलीफायर से कनेक्ट करेंगे तो एम्पलीफायर साउंड सिग्नल भेजना शुरू करेगा, जो बेसिकली एक इलेक्ट्रिक सिग्नल ही होते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल से कोइल अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड से कोइल अप डाउन मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगी। यह मूवमेंट स्पाइडर के पास में जाएगा और स्पाइडर डायफ्राम को मूव करवाने लगेगा, जिससे हमें स्पीकर से सॉन्ग सुनाई देगा और सबवूफर से जबरदस्त बेस। मेरे ख्याल से आप में से किसी को भी समझ नहीं आया होगा कि यहाँ पर साउंड और बेस एक्चुअल में जनरेट कैसे हो रही है। तो यहाँ पर शुरू होता है फ्रीक्वेंसी का मैजिक। दोस्तों, यदि आप एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारे एडवांस 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप एनिमेशन अच्छे से सीखो, जिसके लिए हम प्रॉपर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। एनिमेशन से रिलेटेड फ्यूचर प्लानिंग आपको पूरी अच्छे से बताते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अभी शानदार ऑफर चल रहा है, बेस 50 कूपन कोड यूज करने पर आपको 50% तक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब जो आप मेरी वॉइस सुन रहे हो, इसको मैं किसी ऑडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में डालता हूँ तो इसमें कुछ साउंड वेव दिखाई देने लग जाती है। यदि मैं इन वेव फॉर्म को जूम करते जाऊंगा तो साफ साफ यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख जाएगा कि यह वेव फॉर्म एक्चुअल में किस तरीके से मूव कर रही है। वेव फॉर्म ऊपर जाएगी तो डायफ्राम बाहर आएगा, नीचे आएगी तो वापस पीछे आने लगेगा। बेसिकली डायफ्राम हवा के पार्टिकल पर फोर्स लगाता है और डायफ्राम के पास वाले हवा के पार्टिकल आगे वाले पे फोर्स लगाएंगे, और यही एयर पार्टिकल हवा में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हुए हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं वेवफॉर्म के पैटर्न में। एक आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, साउंड की मैक्सिमम स्पीड कौन से मीडियम में होती है? अब समझते हैं कि यह बेस फ्रीक्वेंसी कैसे जनरेट करता है। यह जो सॉन्ग में फ्रीक्वेंसी का पैटर्न है, इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। इसमें हाई
फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी और मीडियम फ्रीक्वेंसी भी है। अब यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करना है। यह काम या तो एम्पलीफायर कर सकता है इंटरनली, या फिर स्पीकर और सबवूफर अपनी डिजाइन के हिसाब से खुद कर सकते हैं। तो स्पीकर होता है वह लो, हाई एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी पर काम कर सकता है। तो आपने देखा होगा स्पीकर के पास में थोड़ा बहुत अपना खुद का बेस भी होता है, और उसके पास में ट्विटर जैसी अपनी खुद की झंकार की साउंड भी होती है। तो बेसिकली यह सभी स्पीकर का एक कॉम्बिनेशन होता है जो सब टाइप की फ्रीक्वेंसी को बजा देता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 2 किलोहर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक, या फिर इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो सबवूफर होता है वह सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करता है। इसकी रेंज 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक हो सकती है। अब यह फ्रीक्वेंसी लो है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। इसको मैं आपके लिए थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। जैसे आपके पास में 1 सेकंड की टाइम फ्रेम है और इस 1 सेकंड में ऐसे 1000 टाइम साइकिल अप डाउन कर सकती है, तो इसको हम बोलते हैं 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। लेकिन यदि इस फ्रीक्वेंसी को हमें डाउन लेकर आना है, मान लो 20 हर्ट्ज पर लेकर आना है, तो सेकंड की टाइम फ्रेम तो सेम ही रहेगी, लेकिन हम इसको स्ट्रेच कर देंगे, और इतना स्ट्रेच करेंगे कि 1 सेकंड में सिर्फ 20 ही साइकिल आ पाए। तो इसको 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, जो लो फ्रीक्वेंसी होती है। अब जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एक साइकिल बस इतनी सी दूरी में ही कंप्लीट हो जाती है, जो सिर्फ 34 सेंटीमीटर की होती है।